निर्बल को न सताइए ताकि लागे हाय, मुँह खाल के स्वाद से सार भस्म हो जाए। नमस्कार मेरे साथी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के सामने उस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो कि हर गरीब की एक फरियाद सुनता है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर सर्वोच्च न्यायालय, जहां पर न्याय की देवी बैठती हैं और पूरे भारतीयों को न्याय करती हैं। यही एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर प्रत्येक भारतीय बिल्कुल विश्वास करता है और उनकी बातों को मानता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमें कहीं न्याय मिलेगा तो उच्चतम न्यायालय में जरूर मिलेगा। भारतीय न्यायपालिका हमेशा पूजनीय रही है और आज भी पूजनीय है। लेकिन जब इसी न्यायपालिका पर ही सवाल उठने लगे, इसी न्यायपालिका की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे, तो यही लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे की बात होती है और ये बड़ा ही चिंताजनक बात है। क्योंकि आज से नहीं, बहुत पहले से ही न्यायपालिका पे आवाज़ उठता रहा है, न्यायपालिका पर उंगली उठती रही है। लेकिन भारतीय न्यायपालिका ने अपने आप को इन सबसे अलग रखा और कार्यपालिका की बातों से पूरी निर्भीक होकर के अपना काम करती रहेगी। कभी भी कार्यपालिका या विधायिका के दबाव में नहीं आई, क्योंकि जब भी न्यायपालिका अगर विधायिका या कार्यपालिका के दबाव में आ जाएगी तो कभी भी हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा। और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय ही हमारे संविधान की एक तरह से मूलभूत आवश्यकता है भारतीयों के लिए। आज मैं बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट एग्री टू लिस्ट पील रिकॉन्सिडरेशन कॉलेजियम सिस्टम रिव्यू एनसीजे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉलेजियम सिस्टम है, जजों की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान किया गया है, उस पर फिर से अपील को सुन रहा है। यानी कि जजों की जो नियुक्ति होती है, और अगली न्यूज में आप देखिए, द हिंदू की न्यूज है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम जज मीट टू कॉन्स्टिट्यूट गुजरात तेलंगाना है। यानी कि गुजरात और तेलंगाना के हाईकोर्ट के जज से जो कॉलेजियम सिस्टम के वकील हैं वो उनसे मिलेंगे, उनके जो हाईकोर्ट के वकीलों के ट्रांसफर संबंधी समस्या है उस पर बात करेंगे। तो क्यों उठता है विवाद? आखिर क्या है कॉलेजियम सिस्टम? आखिर जजों की नियुक्ति कौन करता है और बार बार इसी नियुक्ति पर उंगली क्यों उठती है? यही होता है क्योंकि अभी हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा है कि भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है जहां पे न्यायाधीश स्वयं भी न्यायाधीश की नियुक्ति कर लेता है। यानी कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार और पिछले भी सरकारें, ये चाहती रही हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति भी उनको दिया जाए, मंत्रिमंडल को दिया जाए, विधायिका को दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह एक समझिए कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी। क्योंकि आज के डेट में कोई भी राजनेता वोट की राजनीति के चक्कर में किसी के साथ कोई भी समझौता कर सकता है। और जैसे अभी आरक्षण के मुद्दे को ले लीजिए, आरक्षण की रोड़ी बटनी चालू हो गई है, उसी तरह से जजों की नियुक्ति संबंधी में भी बहुत सारी घपलेबाजियां चालू हो जाएंगी। आज के डेट में भी सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश हैं उनको भी एक रिटायरमेंट पैकेज दिया जा रहा है। जितने भी जज रिटायर हो रहे हैं उनको अधिक से अधिक अध्यक्षों को, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें चेयरमैन के रूप में, अध्यक्ष रूप में नियुक्ति की जा रही है। हमारे जो रंजन गोगोई जी अभी रिटायर हुए तो उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। तो उसी रिटायरमेंट पैकेज की तलाश में लगभग हर जज हो सकता है। तो जानते हैं कि एक कॉलेजियम सिस्टम क्या है। न्यायिक प्रणाली में लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1993 में कॉलेजियम प्रणाली का एक नया तंत्र स्थापित किया गया। यानी कि 1993 से पहले भी जजों की नियुक्ति होती रही है, लेकिन 1993 में ये नया कॉलेजियम प्रणाली को लाया गया। कॉलेजियम प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की सर्वोच्च न्यायाधीशों के द्वारा सामूहिक तौर पर बनाई गई राय है। हमारे जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के हायर जो 5 जज होते हैं, इनका एक पैनल होता है जो कि यह डिसाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब कौन सा जज आएगा, हाई कोर्ट में कौन सा जज बनेगा, किस जज को कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो इनका एक संविधान में लिखित नहीं है, लेकिन ये जजों का ही खुद का बनाया गया अपना एक नियम है जिसके तहत ये फॉलो करते हैं और सरकार इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। हम देखते हैं इस बारे में और क्या है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और उनके तबादलों को लेकर निर्णय लेता है। इसमें संसद के अधिनियम या संविधान का प्रावधान नहीं है, मतलब सरकार की भूमिका नहीं होती है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के सदस्य जज ही जजों के नामों की सिफारिश करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। हमारे संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे तो संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जहाँ पे इनकी बात कही गई है, लेकिन जजों ने खुद ही अपना सिस्टम इसको डेवलप किया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में हम उसकी बात करते हैं, तो यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति इतनी ही संख्या में राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे। यानी कि राष्ट्रपति जितना आवश्यक समझे उनकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 270 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाएगी। यानी कि जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल और सीजेआई मिल करके करेंगे, राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। राष्ट्रपति ही मेन नियुक्ति करता है, केवल नाम मात्र का होता है। लेकिन अगर अन्य जजों की नियुक्ति करनी है तो जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, ये लोग मिल करके करेंगे। यानी कि इसमें सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। वकील को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो सरकार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जांच कराने तक ही सीमित है। कोलेजियम की पसंद के बारे में आपत्तियां उठा सकता है, स्पष्टीकरण भी मांग सकता है, लेकिन कोलेजियम के उन्हीं नामों को दोहराता है जो सरकार और संविधान की पीठ के फैसले के तहत उन्हें न्यायाधीश की नियुक्ति के रूप में बाध्य है। यानी कि जो कोलेजियम सिस्टम है यह अपने जजों की नियुक्ति का जो पत्र होता है वह राष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल जो होता है उस पर आपत्ति उठा सकता, उंगली उठा सकता है। यानी कि ये एक जो संवैधानिक संशोधन होता है राष्ट्रपति की शक्ति वाली बात होगी वहाँ पे। लेकिन अगर दोबारा कोलेजियम सिस्टम उन्हीं नामों की पुनरावृत्ति करता है तो उनके पास ये अधिकार नहीं है कि उसको रोक सके। यानी कि जो आरोप लग रहा है कोलेजियम सिस्टम में वो यही मेन आरोप है कि जजों की नियुक्तियों में भाई भतीजावाद बहुत चलता है। ये भाई भतीजावाद का जो सिम्टम है, अभी आज के डेट में भी इनके पिताश्री भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और ये भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ऐसे बहुत से न्यायाधीश हैं जिनके पिताजी, जिनके रिश्तेदार, जिनके ढेर सारे लोग भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। यानी कि एक पूरा एक ऐसा कैडर है जो कि उन्हीं नामों की संतुष्टि करता है जो कि उनके रिलेटिव हैं। यानी कि भाई भतीजावाद पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हावी है, सुप्रीम कोर्ट के या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर हावी है। इसी को लेकर के बार बार उच्चतम न्यायालय के ऊपर उंगली उठाई जाती है, मंत्रियों द्वारा भी और सरकार द्वारा भी उंगली उठाई जाती है। इन्हीं सब सिस्टमों को, इन्हीं सब आरोपों को सुन करके हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं इन्होंने एक बार फिर से उस अपील को सुनने का निर्णय लिया है कि आखिर वो अपील क्या है, इस पर सुना जाए। हो सकता हो कि कोई नया सिस्टम बने, कोई नया सिस्टम बने। अब वो कौन सा नया सिस्टम बने उसके लिए एक उम्मीद की जा रही है कि हो सकता हो NGAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की नियुक्ति हो। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की नियुक्ति के बाद ऐसे बहुत से होनहार और टैलेंटेड जज बैठे हुए हैं, वकील बैठे हुए हैं, जिनको अगर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में मौका मिले तो शायद न्याय की जो हमारी सीमा है उसका दायरा बढ़ जाए और एक जो सक्रिय न्यायपालिका होती उसकी भूमिका भी बढ़े। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम आ गया है जिसमें भाई भतीजावाद को लेकर के हमेशा उंगली उठाई जाती है और एक नया ट्रेंड सा चल गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। ऐसे बहुत से न्यायाधीश हैं जो कि कोई ऐसा फैसला देते हैं या फिर सरकार के साथ संबंध उनके अच्छे रहते हैं, सरकार के पक्ष में कोई फैसला देते हैं, जिनके रिटायरमेंट के बाद उनको ऐसा कोई पैकेज मिल जाता है, रिटायरमेंट कोई कमीशन मिल जाता है जिससे वो आराम से अपना रिटायरमेंट कर सकते हैं। क्योंकि रिटायर होने के बाद वो कभी भी किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर नहीं सकते हैं, यह उनकी बाध्यता है। तो इसलिए ऐसी उंगलियां उठती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार या मंत्रिमंडल को मिल जाती है तो इसका उपयोग कैसे करेगी वो। आज न्यायाधीशों में नियुक्ति करते हैं, बात करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब क्लास, यहाँ तक कि महिलाओं की भी बात है। इनकी जो भागीदारी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों में इनकी बहुत ही कम है। शेड्यूल कास्ट की तो एक तरह समझिए कि बहुत ही कम है, महिलाओं की भी बहुत कम है। तो केवल एक ही वर्ग यानी जो उच्च वर्ग कहा जाता है उन्हीं की भागीदारी न्यायपालिका में पूरी तरह से 90 से 95% मांगी जाती है। यानी कि यह भी कहा जाता है कि कभी आरक्षण के मुद्दे की बात लीजिए, उसी मुद्दे भी कहा जाता है कि यह भी कहना सही है कि इन पक्षों में भी न्यायाधीश के उच्च लेवल पर भी ऐसे कैटेगरी वाइज, ऐसे SC बैकवर्ड वाइज भी लोगों को वहाँ पे होना उपस्थित है। जो भी मुकदमों का आवंटन हो, जो भी उनका रोलिंग सिस्टम है, उसके आधार पर जो मुकदमे बांटे जाते हैं उसमें भी इस चीज़ का देखा जाए कि कौन सा मुकदमा किसको दिया जा रहा है, जो उनका रोटेशन प्रणाली है उस पर दिया जाए, क्योंकि उसी क्षेत्र में आता है।
तो इन सब उंगलियों, इन सब जो आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इन सब को खंडन करने के लिए ही मुख्य न्यायाधीश ने दोबारा इसकी अपील को फिर से सुनने का फैसला किया है। मैं भी उम्मीद है हो सकता हो कोलिजियम सिस्टम में बदलाव हो और जजों की नियुक्ति संबंधी हमें एक नया नियम देखने को मिले, क्योंकि हमें पूरी तरह से यकीन है हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ जी, ये बहुत ही परिवर्तनशील व्यक्ति हैं और इनकी विचारधारा सक्रिय न्यायपालिका की भूमिका में बहुत अग्रणी रहेगी और इन न्यायपालिका में कुछ ऐसा संशोधन करेंगे जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। थैंक यू।